हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। जितनी चीजें हमें समझ में नहीं आती उससे ज्यादा तो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस बनने लगते हैं कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, इसको इसी तरीके से क्यों डिफाइन किया गया है। तो आपके सारे जो डाउट्स हैं वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियर करूंगा। आमतौर पर हम फिजिक्स में क्या करते हैं कि पहले कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा के उसका फॉर्मूला डेराइव करते हैं। आज हम लोग उल्टा काम करेंगे। पहले हम एक कैलकुलेशन करने वाले हैं। उस कैलकुलेशन को आप ध्यान से देखो, उस कैलकुलेशन को आप ध्यान से समझो। उसके बाद फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में फोर्स, वर्क, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सबका कॉन्सेप्ट मिक्सअप है, तो आराम से उसको भी समझेंगे। लेकिन पहले हमें एक कैलकुलेशन समझनी है। कैलकुलेशन क्या है कि ये एक m मास का ऑब्जेक्ट है और फिक्स्ड है, तो इसको समहाउ क्या करना है, फिक्स। फेविक्विक ले लो, चिपका दो इसको। अब हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड में कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो वो अपने चारों तरफ 3 डायमेंशन में इन्फ्लुएंशियल फील्ड डेवलप करता है, जिसको हम फिजिक्स की दुनिया में क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। उस ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा या दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन किया था। तो इसके चारों तरफ नो डाउट एक फील्ड है। कौन से फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड। हमें कैलकुलेशन क्या करना है? अगर हम आपसे कहें कि इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, और यहां से हम चलते हैं सीधे इनफाइनाइट पे, और ये जो कैलकुलेशन करना है इसमें जो चीजें हमें समझनी है वो थ्योरेटिकली समझनी है। हमें क्या करना है, एक m0 मास को इनफाइनाइट से, ध्यान से सुनना, m0 मास को इनफाइनाइट से धीरे धीरे, स्लोली, धीरे धीरे का मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट 0 होनी चाहिए। एकदम स्लोली धीरे धीरे इसको इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाना है, और पॉइंट P तक लाने में जो भी हमें वर्क करना होगा उस वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस वर्क की वैल्यू हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक यूजिंग इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का नाम सुनते ही जो बायो के बच्चे होंगे वो तो पहले ही आधा दिमाग उनका काम करना बंद कर देता है कि सर इंटीग्रेशन आ रहा है, अब हम कैसा समझेंगे। और मैथमेटिक्स वाले भी बोलते होंगे कि सर अभी तो हम लोग क्लास 11th में हैं, मैथमेटिक्स वाले गुरुजी ने अभी हम लोगों ने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया है। वैसे भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बाद आता है, तो अगर आप कैलकुलस पढ़ भी रहे होगे तो इंटीग्रेशन आपको सेकेंड हाफ में मिलेगा। तो कोई बात नहीं, एक मेथड ऐसा भी है जिसमें बिना इंटीग्रेशन का यूज किए हम इस वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे, और फिर इंटीग्रेशन वाला भी आपको मेथड बता देंगे। अपने रजिस्टर में उसको नोट डाउन कर लेना, फिर जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो पलट के देखोगे तो समझ में आएगा कि यार तो बहुत ही आसान है। तो अब हमें यह समझना है कि किसी भी m0 मास को अगर हम इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर लाएं तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन में पॉजिटिव वर्क डन होगा कि नेगेटिव वर्क डन होगा, हमें यह भी समझना है। देखो जैसे जैसे इस m0 को तुम पास लाओगे तो इस m की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, अब उस ग्रेविटेशनल फील्ड में जैसे इसकी एंट्री होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट करती है। अगर उसका फॉर्मूला भी आप देखो I = gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, तो जब आप r को इनफाइनाइट करोगे किसी भी पॉइंट मास की वजह से r डिस्टेंस पे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो r की वैल्यू अगर बढ़ाते जाओ तो I की वैल्यू घटेगी, बट घटते घटते ऐसा नहीं कि 0 हो जाएगी, 0.0000 समथिंग होगी। तो 0 एग्जैक्टली तभी होती है जब r की वैल्यू आप क्या करो, टेंडिंग टू इनफाइनाइट करो या इनफाइनाइट पे चले जाओ। तो जैसे ही इनफाइनाइट से आप इस m0 मास को लाओगे
वो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में अब उसकी प्रेजेंस होगी। तो ये क्या करेगा, ये इस m0 मास पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा तो हमें तो इसको P पॉइंट तक लाने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम छोड़ दें, ये अपने आप यहां से P पॉइंट तक आ जाएगा। P पॉइंट तक ही क्या, इसके आगे भी चला जाएगा। जैसे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ये m0 मास है, अगर इसको हम छोड़ दें तो इसको देखो यहां से यहां तक आने या अर्थ सरफेस तक जाने के लिए हमें कुछ करना तो पड़ नहीं रहा है। ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही यहां से अर्थ सरफेस तक या किसी भी पॉइंट तक अपने आप चला जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमें इसको एक्सेलरेट नहीं होने देना है, इसे एकदम धीरे धीरे स्लोली स्लोली P पॉइंट तक लेके जाना है। तो अगर यहां m0 मास है तो इसकी वजह से इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वजह से अगर हम कुछ ना करें तो इसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। जैसे जैसे ये m0 मास पास आएगा वैसे वैसे इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी स्ट्रॉन्गर होती चली जाएगी, फोर्स भी स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा, एक्सेलरेशन भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो बहुत तेजी से इसकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन हमें वैसा नहीं होने देना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। इस फोर्स को आप ऐसे F एजेंट भी बोल सकते हैं। एजेंट मतलब कोई भी बाह्य करता, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई भी ऐसा एजेंट जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। और ये काम कैसे करना है हमको, थ्योरेटिकली। रियली में क्या आप जाओगे इनफाइनाइट पे लेके? अरे इनफाइनाइट पे तो छोड़ो, हम लोग इतने आलसी हैं कि अगर कोई कहे कि m0 मास को ऐसे रोड पे लेके चले जाओ और धीरे धीरे पास लाओ तो हम लोग रोड तक भी ना जाएं। तो ये थ्योरेटिकली हमें समझना है, रियली में हमें ऐसा काम नहीं करना है प्रैक्टिकली। तो अब सोचो जरा, ये जो F एजेंट का फोर्स है और ये है ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। इस F एजेंट का जो फोर्स है वो या तो Fg से बड़ा हो सकता है या इस एजेंट का फोर्स Fg के इक्वल हो सकता है या इस एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स Fg से छोटा हो सकता है। यही तीन केस हो सकते हैं। अगर इसका फोर्स इससे छोटा हुआ, जैसे ये 10 न्यूटन है, ये 9.5 न्यूटन है, फिर भी 0.5 न्यूटन का नेट फोर्स इधर आएगा, फिर भी एक्सेलरेशन होगा, फिर भी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। यानी इसकी वैल्यू इससे छोटी तो नहीं हो सकती। अगर F एजेंट ग्रेटर देन Fg हो जाए, अगर यही वाला फोर्स इससे ज्यादा हो जाए, तब तो ये इधर जाएगा ही नहीं, ये इधर ही चला जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आप कहोगे कि सर अगर F एजेंट इक्वल टू Fg होगा तो फिर भी ये इधर कैसे जाएगा? तो देखो, F एजेंट की वैल्यू Fg से थोड़ी सी कम होनी चाहिए, एकदम कम, हल्की सी कम। तब इस पे नेट फोर्स बहुत हल्का सा इस डायरेक्शन में आएगा और ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे इधर जाएगा। हालांकि बहुत हल्का सा एक्सेलरेशन होगा, बहुत हल्की सी स्पीड बढ़ेगी, बट उतने को हम कैलकुलेशन के लिए नेग्लिजिबल मानेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो हम यही मान के चलेंगे कि Fg की वैल्यू F एजेंट के इक्वल है। मतलब F एजेंट का जो फोर्स है वो हमेशा हर पॉइंट पे इस ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल लगता रहेगा और धीरे 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 इसको यहां से P पॉइंट तक हम लाएंगे। कोई भी काइनेटिक एनर्जी में गेन नहीं होगा और हम यहां से यहां तक इसको डिस्प्लेस करने में क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, वर्क डन। वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल्स टू F डॉट डी या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर पाते हैं हम जब फोर्स कैसा होता है, कांस्टेंट। क्या यहां एजेंट का फोर्स कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि एजेंट का फोर्स Fg के इक्वल ही रहने वाला है। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पास आएगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो इस एजेंट का फोर्स भी हमें बढ़ाना होगा। यानी ये फोर्स कैसा होगा, वेरिएबल। तो वेरिएबल फोर्स होगा तो पहली बात, हम सीधे सीधे वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज, F एजेंट का जो फोर्स है वो इधर लग रहा है, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से इधर लाना है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसके जस्ट अपोजिट है, तो वर्क जो भी होगा वो होगा नेगेटिव। तो दो चीजें हमें समझ में आई, एक तो पहले फोर्स वेरिएबल है और दूसरा इसकी वजह से जो भी वर्क डन होगा, फाइनल जो भी आंसर आएगा, जो फॉर्मूला आएगा वो नेगेटिव होगा। अब आते हैं इसकी स्ट्रेटेजी पे कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको दो मेथड्स बताता हूं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1
में इंटीग्रेशन का हम यूज नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, P पॉइंट से इनफाइनाइट तक की डिस्टेंस को छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, A, B, C एंड सो ऑन, और मान लेते हैं इस पॉइंट मास से इन पॉइंट्स A, B और C की जो डिस्टेंसेस हैं वो R1, फिर R2, फिर R3। वैसे अगर कोई पूछे कि यहां से इनफाइनाइट तक की डिस्टेंस क्या होगी, R इनफाइनाइट, तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट होगी। यहां से इनफाइनाइट तक की डिस्टेंस क्या होगी, इनफाइनाइट। अब अगर ये m नॉट मास P पॉइंट पर रखा होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता, Fp इज इक्वल्स टू, ये A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट बहुत ही पास पास है, यानी ये जो PA डिस्टेंस, AB डिस्टेंस, BC डिस्टेंस है वो बहुत छोटा छोटा है, बहुत ही छोटा छोटा। तो जब ये m नॉट मास P पॉइंट पर रखा होगा तो इसकी वजह से इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना होगा, Fp इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि ये A पॉइंट P पॉइंट से बहुत ही पास है, यानी कि जितना फोर्स P पे लगेगा लगभग उतना ही फोर्स A पे भी लगेगा, लेकिन फिर भी हम P पॉइंट पर लगने वाले फोर्स और A पॉइंट पर लगने वाले फोर्स का एवरेज लेंगे। एवरेज हमेशा कांस्टेंट होता है, तो एक बार हमें जब एवरेज फोर्स मिल जाएगा तब हम वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर ये A पॉइंट पे हो m नॉट मास, तब इसकी वजह से इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, Fa इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब निकालेंगे इन दोनों फोर्स का एवरेज, AVG यानी एवरेज। देखो एवरेज कई तरीके से निकाला जा सकता है। अगर एक नंबर A हो, एक नंबर B हो, तो इनका एवरेज एक होता है, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिकल एवरेज या अरिथमेटिकल मीन। उसमें क्या करते हैं, सीधे सीधे दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। एक मीन और होता है जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीन। इसमें क्या करते हैं, A और B का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन, HM। ये होता है 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस B, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई A प्लस 1 बाई B। इस तरीके से मैथमेटिक्स में कई तरीके से मीन निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है। तो यहाँ कैलकुलेशन में सिंपल करने के लिए हम ये वाला मीन पकड़ेंगे। कौन सा मीन निकालेंगे, ज्योमेट्रिकल मीन। ये भी एवरेज है, ये भी निकाला जा सकता है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एफ एवरेज के लिए हमने क्या किया, इन दोनों फोर्सेस का कौन सा मीन निकाला, ज्योमेट्रिकल मीन। कैसे निकालते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जी एम नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जी एम नॉट डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर, और क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, ये देखो 2 बार है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, जी एम नॉट डिवाइडेड बाई ये भी स्क्वायर तो R1। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। एफ एवरेज हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस m नॉट मास को A से P तक ट्रांसफर करने में वर्क डन निकालेंगे। हेंस वर्क डन फ्रॉम ट्रांसफरिंग द m नॉट मास फ्रॉम A पॉइंट टू P पॉइंट। इसमें हमें फोर्स किसका लेना है, हमने P पॉइंट और A पॉइंट पर अलग अलग फोर्स निकाल के उसका एवरेज ले लिया। तो P पॉइंट और A पॉइंट के बीच में जो फोर्स लगेगी अब वो कौन सी फोर्स होगी, एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स हमेशा कैसी होती है, कांस्टेंट। तो ये तो इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका हमने एवरेज निकाला है ना। हमें F एजेंट का फोर्स लेना है। तो एजेंट जो फोर्स लगाएगा वो इसके ही इक्वल होगा, क्योंकि हमें बॉडी को एक्सेलरेट नहीं होने देना है, और उसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो ऑब्जेक्ट को जब हम यहां से यहां ट्रांसफर करेंगे तो जो एजेंट की वजह से फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगी, उसकी वैल्यू F AVG के इक्वल होगी, और डिस्प्लेसमेंट होगा AP। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहली बात तो वर्क डन नेगेटिव होगा क्योंकि फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, या डॉट प्रोडक्ट वाला आप एक्सटेंडेड फॉर्मूला लगाओगे F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, वैसे भी कर सकते हैं। तो पहली बात यहां माइनस लगा देते हैं। फोर्स एजेंट का एफ एवीजी यानी एवरेज फोर्स के इक्वल है, मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देख के जरा बताओगे। डिस्प्लेसमेंट है एपी। एपी कैसा निकलेगा, ये डिस्टेंस है r1, इस r1 में से ये r माइनस कर देते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया r1 माइनस r। तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट खिसकाने में, ए से पी तक इसको मूव कराने में जो वर्क डन है वो आपको समझ आ रहा है कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। वर्क डन ए टू पी इज इक्वल्स टू माइनस एफ एवीजी की वैल्यू लिखते हैं, जी एम नॉट डिवाइडेड बाई r1, और यहां हुआ r1 माइनस r, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, वर्क डन ए टू पी इज इक्वल्स टू माइनस जी एम नॉट, इसको अंदर भेजें, अंदर भेजेंगे तो आएगा r1 बाई r1 माइनस r अपॉन r1। इसमें r1 से r1 कैंसिल और इसमें r से r कैंसिल। अब जो फाइनली बचा उसको यहां लिखते हैं। वर्क डन निकाल लिया हम लोगों ने, पूरा इनफाइनाइट से p पॉइंट तक लाने में नहीं, कहां से कहां तक लाने में, a पॉइंट से p पॉइंट तक लाने में। तो a पॉइंट से p पॉइंट तक अगर हमने इसको शिफ्ट किया तो कितना वर्क करना पड़ा, माइनस जी एम नॉट, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 बाई आर माइनस 1 बाई r1। अब बताओ अच्छा, क्या इसी को देख के वर्क डन B टू A बता सकते हो। जब इसको आप B से A तक शिफ्ट करोगे तो जो वर्क का कैलकुलेशन होगा एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे। A पॉइंट पे फोर्स, B पॉइंट पे फोर्स निकाल के उसका एवरेज निकालेंगे, और अब की बार जो डिस्प्लेसमेंट दैट इज AB होगा वो आएगा R2 माइनस R1, तो दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एग्जैक्टली इन द सेम वे यू कैन राइट डायरेक्टली, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं वर्क डन B टू A, ये आएगा माइनस जी एम नॉट। अब बताओ अच्छा, यहां 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 होगा ना, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, A से B, मतलब B से शिफ्ट करेंगे, डिस्टेंस आएगी 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ऐसा ही वर्क डन C से B शिफ्ट करने में कितना होगा, माइनस जी एम नॉट 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R3। वेरी गुड, समझ रहे हो आप। इसी तरह से इनफाइनाइट से जस्ट उसके पहले वाला पॉइंट, उसको इनफाइनाइट माइनस 1 लिख देते हैं, यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, माइनस जी एम नॉट। देखो यहां छोटी डिस्टेंस है, या पहले वाली डिस्टेंस है, और ये वाली डिस्टेंस उसके बाद वाली डिस्टेंस है। तो जब इनफाइनाइट से इसके जस्ट पहले वाला जो भी इंटरवल हमने ऐसे A B C बनाया है, तो इनफाइनाइट वाले पॉइंट से जस्ट उसके पहले वाले पॉइंट तक अगर आप शिफ्ट करोगे तो ये आएगा 1 बाई आर इनफाइनाइट माइनस 1 माइनस 1 बाई आर इनफाइनाइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वर्क तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अगर इस LHS के सारे वर्क को हम जोड़े तो देखो क्या आएगा, हमें A से P तक ट्रांसफर करने में वर्क डन, प्लस B से A प्लस C से B प्लस D से C प्लस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस 1, टोटल वर्क अगर ऐड किया जाए तो ये हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें टोटल इनफाइनाइट से P पॉइंट तक इस m नॉट मास को शिफ्ट करने में टोटल वर्क डन। तो इस LHS का जब हम एडिशन करेंगे तो ये बेसिकली हमें क्या मिलेगा, वर्क डन इनफाइनाइट से कहां तक, पॉइंट P तक। इसका एडिशन करने में ये जो बाहर माइनस जी एम नॉट है उसको कॉमन ले लें, क्या बचेगा, ब्रैकेट के भीतर बचेगा 1 बाई आर माइनस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R3 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में 1 बाई आर इनफाइनाइट माइनस 1 माइनस 1 बाई आर इनफाइनाइट। देखो इसमें कुछ कैंसिल होगा। देखो अगर हम दो
टर्म लें तो पहले वाले का सेकंड और सेकंड वाले का फर्स्ट, ये कैंसिल हो जा रहा है ना। फिर उसी तरह इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, और कैंसिल होते होते इससे इसके पहले वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? अगर सिर्फ हम दो टर्म लें, यानी ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट लें, पहला डब्बा दूसरा डब्बा, तो ये कैंसिल हो जा रहा है, फर्स्ट और लास्ट बचेगा। 3 तक लें तो भी फर्स्ट और लास्ट बचेगा। तो ऐसे ही इनफाइनाइट तक भी अगर इस प्रोसेस को हम रिपीट करें तो फर्स्ट बचेगा और लास्ट बचेगा। तो फाइनली क्या आएगा? फाइनली ये आया वर्क डन इनफाइनाइट से P इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम नॉट, यहां बचा 1/r माइनस यहां बचा r इनफाइनाइट। और r इनफाइनाइट क्या था? r इनफाइनाइट था इनफाइनाइट। तो यहां अगर आप इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये आएगा जी एम एम नॉट 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। और 1/इनफाइनाइट कितना होता है? 0। तो ये हो गया 0, सिर्फ बचेगा 1/r। फाइनली हमने ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बिना इंटीग्रेशन के बहुत ही इजी मेथड से कर लिया। एक एम नॉट मास को इनफाइनाइट से धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कोई गेन किए बिना इसको धीरे धीरे स्लोली पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो आएगा माइनस जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाई आर। अभी तक हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की कोई चर्चा, कोई बात नहीं की है। अभी हम लोगों ने क्या किया है? एक कैलकुलेशन। तो ये पहला मेथड नंबर 1 क्लियर हुआ आपको। अब चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। उसमें इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। और इंटीग्रेशन का यूज करने से ये इतनी लंबी जो कैलकुलेशन हमने करी है वो बहुत ही छोटी हो जाएगी। लेकिन सिंस बहुत सारे बच्चे इंटीग्रेशन के साथ अभी फिलहाल कंफर्टेबल फील नहीं करते, इसलिए मैंने ये थोड़ा लंबा मेथड भी बताया। वैसे हर तरह का मेथड पता होना चाहिए, है ना। तो दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, इंटीग्रेशन वाले मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेथड 2, इसमें यूज करेंगे इंटीग्रेशन। फिर से फिगर बना लेते हैं। ये है हमारा m मास और फिक्स्ड है, इससे जाना है हमें कहां? सीधे इनफाइनाइट पे। और एक m नॉट मास को लाना है, कैसे? धीरे धीरे, विदाउट गेनिंग एनी काइनेटिक एनर्जी। और कहां तक लाना है? इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, p यहां तक लेके आना है। तो पिछले मेथड में हमने 2-3 चीजें समझी कि इसकी वजह से इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो वेरिएबल होगा। जैसे जैसे m नॉट मास पास आएगा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, तो ये एक्सेलरेट होने लगेगा। लेकिन हमें एक्सेलरेट होने नहीं देना है, तो हमें ऑब्वियसली ब्रेक लगाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना होगा। उस फोर्स को हम एजेंट का फोर्स बोलते हैं, बाह्यकर्ता का बल। अब फोर्स एजेंट का उधर लगेगा और उसी के द्वारा जो भी वर्क डन होगा वो कैलकुलेट करना है। तो एजेंट का फोर्स उधर लग रहा है, ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। उसको हम लोगों ने मेथड 1 में कैलकुलेट किया। इस मेथड में इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो, प्लस माइनस में ज्यादा आपको परेशान ना होना पड़े। तो ऐसा काम कर लें, मान लेते हैं ये जो m नॉट मास है वो पहले से ही P पॉइंट पे है। अगर इसको P पॉइंट से स्लोली धीरे धीरे इनफाइनाइट तक शिफ्ट करने में हम वर्क डन निकाल लें, तो उसी का नेगेटिव वैल्यू, मतलब जितना भी वर्क डन आएगा, सपोज W आया तो माइनस W होगा इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन। तो हम यही करेंगे, P पॉइंट से इनफाइनाइट तक ले जाने में वर्क डन निकाल लेते हैं, लास्ट में उसी को माइनस कर देंगे, तो अपोजिट इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में वर्क डन निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं यहां से r डिस्टेंस पे ये हमारा मास m नॉट है।
इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। Fg की वैल्यू कितनी होगी? कैपिटल जी एम नॉट डिवाइडेड बाई बीच की सेपरेशन मान लेते हैं x, तो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमें इसे खींचना है, हमने फोर्स लगाया इधर, ये फोर्स है F एजेंट। F एजेंट का फोर्स Fg के इक्वल लेंगे। F एजेंट का फोर्स Fg से कम होगा तब तो ये इधर शिफ्ट ही नहीं होगा। अगर F एजेंट का फोर्स Fg से ज्यादा है, नेट फोर्स इधर आएगा, ये फिर इधर शिफ्ट तो होगा लेकिन एक्सेलरेट हो जाएगा, हमें एक्सेलरेट नहीं करना। तो F एजेंट का फोर्स अगर Fg के इक्वल होगा तब आप कहोगे सर तब ये शिफ्ट कैसे होगा? तो हल्का सा ज्यादा ले लेना और उसको नेग्लेक्ट कर देना। तो Fg ये हुआ, F एजेंट भी हमारा Fg के इक्वल होगा और कितना लेंगे हम? gm नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको मान लेते हैं यहां से एकदम छोटा dx डिस्टेंस शिफ्ट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इस m नॉट को यहां से यहां तक, जो कि इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्टेंस dx है, ये इतना छोटा है कि इस छोटे इंटरवल में हम फोर्स को वेरिएबल नहीं मानेंगे। तो इस छोटे से dx डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क होगा वो भी छोटा सा होगा। तो वर्क डन रिक्वायर्ड टू शिफ्ट दिस m नॉट dx डिस्प्लेसमेंट, dw कितना होगा? फोर्स हो गया F एजेंट का gm नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। फोर्स भी सी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी सी डायरेक्शन में, इसलिए यहां नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव हम सीधे लास्ट में करेंगे। इसको यहां से यहां तक ट्रांसफर करने में जो भी वर्क डन होगा उसका नेगेटिव कर दें तो इनफाइनाइट से अपोजिट P पॉइंट तक आने में हमें वर्क डन मिल जाएगा। इसलिए टोटल वर्क डन, अगर इसको ऐसे ही हम छोटा 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 डिस्प्लेसमेंट में इसको डिस्प्लेस करते हुए इनफाइनाइट तक ले जाएं तो ऐसे ही छोटे छोटे dw ढेर सारे वर्क मिलेंगे। टोटल वर्क को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने का मतलब करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। किसका? dw का। dw की वैल्यू कितनी है? gm नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। और इसमें लगाएंगे हम लिमिट। जब पहला डिस्प्लेसमेंट दोगे तो x की वैल्यू कितनी होगी? r। तो फ्रॉम x इज इक्वल टू r, टू कहां तक लेके जाना है? x इक्वल टू इनफाइनाइट। ये होगा इसका लिमिट। इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये आया w इज इक्वल्स टू जी एम नॉट, ये है कांस्टेंट, ये आ गया बाहर। इंटीग्रेशन हम सिर्फ करेंगे किसका? 1 बाई एक्स स्क्वायर का। तो इंटीग्रेशन कैसे होता है? फॉर्मूले से होता है। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में ढेर सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, वैसे ही इसमें भी फॉर्मूला लगता है। तो इसका जब इंटीग्रेशन आप करोगे फॉर्मूले से तो आएगा -1 बाई एक्स, बहुत ही छोटा सा। इनफैक्ट इंटीग्रेशन का जो सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ोगे वो यही होगा। क्या होता है वही बता देते हैं। इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। एक प्लस सी भी आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी निपट जाता है। तो ये है फॉर्मूला। देखो ये ऊपर ले जाओगे तो x टू द पावर -2 होगा, तो x टू द पावर n का फॉर्म बन गया। तो -2 + 1, यही है ना, पावर में एक ऐड कर दो और नीचे भी पावर में एक ऐड कर दो। तो ऊपर कितना है? x टू द पावर -1 और नीचे आएगा -1। तो -1 को यहां लिख दिया मैंने और x टू द पावर -1 हो गया 1 बाई एक्स। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व। अब इसमें लिमिट भी पुट करना होता है। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट क्या है? x इक्वल टू इनफाइनाइट। लोअर लिमिट क्या है? x इक्वल टू r। तो ये आया हमारा वर्क w इज इक्वल्स टू gm नॉट 1 बाई, अच्छा इस माइनस को बाहर निकाल लें, इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। तो 1 बाई एक्स बचा। x की जगह पहले आप ये पुट करोगे इनफाइनाइट माइनस 1 बाई एक्स की जगह आप ये लोअर लिमिट पुट करोगे, दैट इज r। 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा -1 बाई r और माइनस माइनस फाइनली क्या हो जाएगा? प्लस। तो वर्क डन मिलेगा कहां से कहां? P से इनफाइनाइट। ये मिला gm नॉट डिवाइडेड बाई r। हेंस
वर्क डन इनफाइनाइट से p, ये क्या होगा, यह आएगा माइनस GM_m0 डिवाइडेड बाई r। तो अच्छा सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है? सेम आ रहा है ना, जो हम लोगों ने पहले वाले मेथड से कैलकुलेशन करा था, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हुआ था बट इजी टू अंडरस्टैंड था अगर आपको इंटीग्रेशन से डर लगता है तो। और नहीं इंटीग्रेशन से भी आप सॉल्व करोगे तो भी वैल्यू फाइनली वही आएगी, कितनी, माइनस GM_m0 डिवाइडेड बाई r। तो कैलकुलेशन समझ में आ गया। अब इससे डर नहीं लगता। कोई पूछेगा भाई एक m मास है, फिक्स है, इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है p, आप एक छोटा सा मास ले लो m0 और उसको इनफाइनाइट से धीरे धीरे उस p पॉइंट तक लाओ और वर्क डन कैलकुलेट करके बता दो कितना होगा। तो आप कहोगे ये तो मैं दो मेथड से जानता हूं, एक विथ इंटीग्रेशन और एक विदाउट इंटीग्रेशन, और आपने आराम से कैलकुलेट करके निकाल के बता दिया माइनस GM_m0 डिवाइडेड बाई r। अब समझते हैं कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें बहुत सारे डाउट होंगे आपके, मैं वो सारे डाउट्स भी बताऊंगा, लेकिन पहले मेन कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, है ना। हमने पढ़ा था पहले कि अगर m मास हो, इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हो p, तो यहां पे एक फील्ड होती है। उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है GM डिवाइडेड बाई r²। कैसे निकाला गया था, यहां पे एक मास रखा था हमने m0, इस पे जो फोर्स लगा था Fg, उससे डिफाइन किया था हमने Fg डिवाइडेड बाई m0, यानी फोर्स पर यूनिट मास, वही उस पॉइंट पे इस m मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होती है। यहां से कायदे से हमें यही पढ़ना चाहिए, Fg इज इक्वल्स टू I इंटू m0, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से फील्ड पहले होती है और फोर्स बाद में लगता है, या फोर्स का जो कॉज है वो होता है फील्ड। लेकिन पहले न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, फिर बाद में लोगों ने सोचा कि यार फील्ड मतलब फोर्स क्यों लग रहा है, तो फोर्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स, एक ऑब्जेक्ट यहाँ एक ऑब्जेक्ट यहाँ, फिर भी दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर धीरे धीरे फील्ड का कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ा। तो ये हमने पढ़ा था पहले ही। अब हमें समझना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, लेकिन इसी में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसका भी फॉर्मूला निकालेंगे। ये है m मास, इससे r डिस्टेंस पे है एक पॉइंट हमारा p, और ये है इनफाइनाइट, ये एक दूसरा मास है m0। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भी दो तरीके से हम समझ सकते हैं, उसकी एक तरह से दो डेफिनेशन है। पहली बात, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, अगर कोई ऐसे आपसे पूछ दे रोड पे चलते चलते, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड को जिस स्केलर क्वांटिटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। और साथ ही साथ हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं GPE। और एक कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। देखो पहले तो इसी को निपटाते हैं, इसको भी आगे की वीडियो में और डिटेल में मैं आपको आराम से समझाऊंगा, लेकिन सिंस यहां इसकी जो डेफिनेशन है वो इससे इंटरलिंक्ड है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसका भी बना लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, मान लो इस यूनिवर्स में केवल दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास है m1 और एक का मास है m2। तो इस सिस्टम की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो कैसे डिफाइन होती है, ध्यान से सुनना। एक एक करके इन मासेस को इनफाइनाइट से लाकर इस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में, और एक एक करके लाना भी एक ऐसे, वही धीरे धीरे विदाउट गेनिंग एनी काइनेटिक एनर्जी, हमें जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा इस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में, वही इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी।
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो सिस्टम हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसमें 2 पॉइंट मासेस भी हो सकते हैं, 3 पॉइंट मासेस भी हो सकते हैं, n पॉइंट मासेस भी हो सकते हैं। सबसे बेसिक फॉर्मूला 2 पॉइंट मासेस के लिए निकालते हैं। तो बाय डेफिनेशन क्या पढ़ा हमने कि पहले हम m1 को इनफाइनाइट से लेके आएंगे, यहां रखेंगे, प्लेस करेंगे, फिर इसको फिक्स करेंगे, फिर m2 को इनफाइनाइट से लेकर आएंगे और हमें जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इनफाइनाइट से जब इसको तुम लेके आओगे तो कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे ना ही किसी का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ना ही कोई अट्रैक्टिव, ना ही कोई रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। मतलब किसी फोर्स के अगेंस्ट में इसको या सपोर्ट में इसको हमें इनफाइनाइट से यहां तक नहीं लेके आना पड़ रहा है। तो ये सिंगल अगर पॉइंट मास है और इसको हम इनफाइनाइट से लेकर आए तो हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता, क्योंकि इससे पहले से कोई फोर्स नहीं लग रहा है कि हमें अपोजिट फोर्स लगा के इसको एक्सेलरेट होने से बचाना है। या ऐसा भी समझ सकते हो कि जहां पे ये है वहीं रहने दो, मत लेके आओ। तो एक पॉइंट मास है जहां भी है वहीं रहने दो। अब उससे r डिस्टेंस पे इनफाइनाइट से एक दूसरे मास m2 को हमें लेके आना है विदाउट गेनिंग एनी काइनेटिक एनर्जी, और हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। यही वर्क डन क्या होगा इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ m1 को लाने में जो वर्क डन हुआ वो, प्लस m2 को लाने में जो वर्क डन होगा वो। m1 को लाने में जो वर्क डन हुआ वो हुआ 0, क्योंकि इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इस पे हमें जो भी एजेंट का फोर्स हम लगाते थे वैसा कोई भी फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं इनफाइनाइट से मत लाओ, यहां जहां है वहीं रहने दो, इसी m2 को लेके चले जाओ। अब ये फिक्स हो गया, ये आ गया। अब इससे r डिस्टेंस पे हमें इस m2 को लेके आना है। कहां से? इनफाइनाइट से। कैसे? धीरे धीरे। मतलब अच्छा, इसी का कैलकुलेशन किए थे ना हम मेथड 1 और मेथड 2 में। तो इसको जब इनफाइनाइट से धीरे धीरे यहां तक लेके आओगे तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा पहली बात तो नेगेटिव g, वहां कैपिटल M था, यहां M1 है, तो M1 M2 इसको जिसको ला रहे हैं और डिवाइडेड बाय बीच की सेपरेशन दैट इज r। तो u हो गया माइनस g m1 m2 डिवाइडेड बाई r। यह है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। कितने पॉइंट मासेस के लिए? 2 पॉइंट मासेस के सिस्टम के लिए जो कितने डिस्टेंस पे सेपरेटेड है? r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस g m1 m2 डिवाइडेड बाई r। 3 होगा तो अलग फॉर्मूला बनेगा, 4 होगा तो अलग फॉर्मूला होगा, उसको अब अगली वीडियो में देखेंगे। यहां वापस आते हैं अपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट पे। अब देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है ना? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है। अगर m मास की वजह से r डिस्टेंस पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, या इन जनरल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट किया जाता है। अब ये क्या चक्कर है, चलो इसको भी समझेंगे धीरे धीरे। तो मैंने शुरू में थंबनेल में ही लिखा था मोस्ट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट। वाकई में कंफ्यूजिंग है, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो शुरू शुरू में समझ में नहीं आते। हम लोगों ने भी जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो जितनी चीजें समझ में नहीं, उनसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया दिमाग में। कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस छोड़ो, अभी रेफरेंस पॉइंट छोड़ो, अभी सिर्फ इसकी वजह से r डिस्टेंस पे जैसे हमने फील्ड डिफाइन की थी, वैसे ही अगर कोई बोल दे कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करो, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी वजह से r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P है तो P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू होगा इस m0 मास को, जो कि टेस्ट मास भी आप बोल सकते हो, इनफाइनाइट से इस P पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन डिवाइडेड बाय दैट मास। अगर m0 को हम 1 कर दें तो मैथमेटिकली V इज इक्वल्स टू W हो जाएगा ना। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि यूनिट मास को इनफाइनाइट से P पॉइंट तक स्लोली लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा, वही इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। या वर्क डन पर यूनिट मास
इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक स्लोली स्लोली लाने में जितना भी हमें वर्क डन करना पड़ता है वही इसकी वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल होता है। तो एक यहां से हमें फॉर्मूला मिला, यहीं से हमें इसकी यूनिट भी मिलेगी, वर्क यूनिट जूल पर मास की यूनिट केजी। यहां से अगर कोई वर्क डन इनफाइनाइट से पी पूछ दे तो v इंटू एम नॉट भी लगा सकते हैं। अगर कोई यहां पे इस मास की वजह से पोटेंशियल दे दे और बोले कि भाई किसी एम नॉट मास को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई मास कर देंगे तो हमें वर्क डन भी मिल जाएगा। अब इस फॉर्मूले को अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या मिलेगा हमें? वर्क डन इनफाइनाइट से भी बताओ। अच्छा, दो मेथड से हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है ना। ये आया था माइनस जी एम नॉट डिवाइडेड बाई आर और डिवाइडेड बाई एम नॉट से एम नॉट कैंसिल। जैसे इंटेंसिटी को जो हमने डिफाइन किया था तो एम नॉट टेस्ट मास आया था, फॉर्मूला बनवाया था और चुपचाप कट लिया था, वैसे यहां भी एम नॉट आता है, फॉर्मूला बनवाता है और कट लेता है। तो फाइनली v की वैल्यू हमें मिली माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर। क्या डिफरेंस है इंटेंसिटी के फॉर्मूले में, इसके फॉर्मूले में? इंटेंसिटी में नीचे आर स्क्वायर होता था और यहां क्या है? सिर्फ आर है। तो एक डेफिनेशन ये है समझने का। अब ये डेफिनेशन क्यों बना है? हम इनफाइनाइट से ही पी पॉइंट तक क्यों लेके आते हैं? पी पॉइंट से इनफाइनाइट तक लेके क्यों नहीं जाते? वैसे क्यों नहीं डिफाइन करते? और इसमें स्लोली स्लोली क्यों लेके आते हैं? ये सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में उठ रहे होंगे, इनका भी मैं आंसर दे दूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। एक एक करके आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन पहले मेन कॉन्सेप्ट तो पढ़ो, नहीं तो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये। तो ये क्लियर हो गया कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे बुक में लिखा हुआ मिलेगा, कैसे लोग बोलते हैं, कैसे दूसरे टीचर्स पढ़ाते हैं। v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इनफाइनाइट से p स्लोली स्लोली डिवाइडेड बाई एम नॉट। यहाँ स्लोली स्लोली हौले हौले छुपा हुआ है, ठीक है। तो पहला मेथड 1 क्लियर हो गया, मतलब डेफिनेशन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन नंबर 2 और कैसे इसको डिफाइन किया जा सकता है। इसको और डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे हम? ये सब चक्कर छोड़ेंगे, इनफाइनाइट पे जाना, धीरे धीरे इसको लेके आना। हम मान लेते हैं कि ये एम नॉट मास, अगर इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, वहां पे पोटेंशियल डिफाइन करना ही है अगर, तो हम एम नॉट को सीधे यही रखा हुआ मान लेते हैं। ये फिक्स है, इसको यहां पे आपने रखा। अब बताओ, अच्छा इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, तो इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस जी एम नॉट डिवाइडेड बाई आर। इसी फॉर्मूले से m1 की जगह कैपिटल है। तो पोटेंशियल डिफाइन होता है इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, यानी v इज इक्वल्स टू यू डिवाइडेड बाई एम नॉट। यहां से भी यूनिट वही आएगी, जूल पर केजी। u की वैल्यू अगर हम यहां पुट करें तो ये मिलेगा माइनस जी एम नॉट डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई एम नॉट से एम नॉट कैंसिल। फाइनली ये मिलेगा v इज इक्वल्स टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर। तो अच्छा, इससे भी वही फॉर्मूला आ रहा है ना। अब इसमें इनफाइनाइट से धीरे धीरे p पॉइंट तक नहीं आना है, लेकिन बताओ अच्छा इसकी जो डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे उसमें इसको इनफाइनाइट से धीरे धीरे लेके आना था ना। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आपको एम नॉट को इनफाइनाइट से p पॉइंट तक धीरे धीरे लाना ही होगा, चाहे आप ये डेफिनेशन यूज करो चाहे इसके पीछे वाली डेफिनेशन यूज करो, वो कॉन्सेप्ट इसमें आता ही आता है। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी वजह से पी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल डिफाइन करना है तो एक टेस्ट मास लेके चले गए, हमने डिफाइन किया पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इस टू मास सिस्टम, और ये दो मास का जो सिस्टम है उसकी जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी पर यूनिट मास एम नॉट, वही इस पॉइंट पे इसकी वजह से पोटेंशियल होगा। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और बताता हूं, उसके बाद फिर अब अगली वीडियो में इसका और डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे, रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे उसके सेंटर पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर के भीतर सरफेस पे बाहर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, वो सब देखेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक दो क्या है। नोट नंबर 1,
देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हमेशा डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसके फ्लो करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जरूरी होता है। जैसे आप जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो वहां आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ोगे। तो जैसे घर में पानी गिर जाता है तो पानी किधर फ्लो करता है? ढलान की तरफ। हाई ग्रेविटेशनल लेवल से लो ग्रेविटेशनल लेवल की तरफ पानी फ्लो करता है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हाई पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्लो करती है। वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए होता है। इसलिए फिजिक्स में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं। नोट नंबर 1 में या सीधे हेडिंग ही डाल लेना आप, क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो फिर से वही मास ले लेते हैं m, ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B, डिस्टेंस भी लेने की जरूरत नहीं है, और ये है हमारा पॉइंट इनफाइनाइट। हमें डिफाइन करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज VA माइनस VB। तो A पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? बाय डेफिनेशन वर्क डन इनफाइनाइट से धीरे धीरे किस पॉइंट तक? A पॉइंट तक, इनफाइनाइट से A, और डिवाइडेड बाई m0, जिसको आप ला रहे हो टेस्ट मास। उसके बाद VB क्या होगा? बाय डेफिनेशन अगर इसकी वजह से B पॉइंट पर हम पोटेंशियल देखें तो अब इस m0 मास को इनफाइनाइट धीरे धीरे कहां तक लाना होगा? B पॉइंट तक। तो वर्क डन इनफाइनाइट से B और डिवाइडेड बाई m0। अब हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? VA माइनस VB। तो VA में से VB घटा दो, देखो क्या मिलता है। अगर VA में से VB घटा दिया जाए तो क्या मिलेगा भाई? सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ये क्या हो गया? वर्क डन इनफाइनाइट से A डिवाइडेड बाई m0 और माइनस वर्क डन इनफाइनाइट से B डिवाइडेड बाई m0। VA माइनस VB इज इक्वल्स टू m0 सेम है, एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर आया वर्क डन इनफाइनाइट से A माइनस वर्क डन इनफाइनाइट से B। VA माइनस VB इज इक्वल्स टू, अब इसको ध्यान से समझो, वर्क डन इनफाइनाइट से A, यहां से यहां तक लाने में वर्क डन में से हमें माइनस करना है इनफाइनाइट से B तक लाने में किया गया कार्य। तो सोचो यहां से यहां तक लाने में जो भी वर्क डन होगा उसमें से अगर यहां से यहां तक लाने में वर्क डन हम माइनस कर दें, माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? B पॉइंट से A पॉइंट तक लाने में वर्क डन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इनफाइनाइट से A तक लाने में वर्क डन में से इनफाइनाइट से B तक लाने में वर्क डन अगर आप माइनस कर दो तो बचेगा क्या? ये बचेगा वर्क डन B टू A। वैसा ही स्लोली धीरे धीरे, किसको? m0 को, डिवाइडेड बाई m0। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला। VA माइनस VB इज इक्वल्स टू वर्क डन B टू A। ध्यान देना, यहां जो चीज होगी यहां उसका उल्टा होता है। VA माइनस VB अगर आप देख रहे हो तो वर्क डन B टू A डिवाइडेड बाई m0 होगा। इसको अगर पलट दिया जाए तो ये भी पलट दिया। अगर VB माइनस V हम कैलकुलेट करें तो आएगा वर्क डन A टू B डिवाइडेड बाई m0। तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली फिजिक्स में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस ही डिफाइन करते हैं। अब अगर B पॉइंट को हम इनफाइनाइट पे शिफ्ट कर दें तो इनफाइनाइट का पॉइंट एक रेफरेंस पॉइंट है जहां का पोटेंशियल हम 0 मानते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट सेपरेशन पे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स, और इतना दूर है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हम क्या मानेंगे? 0। और उसके रेस्पेक्ट में फिर किसी पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मेजर करेंगे। जैसे एक लाइन खींच दें और बोले कि बताओ ये लाइन लंबा है कि छोटा है, या मेरी हाइट हम कैसे लग रहे हैं, लंबे लग रहे हैं कि नाटे लग रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है।
इसको हम नहीं बता सकते कि ये लंबी लाइन है कि छोटी लाइन है जब तक कि इसके अगल बगल कोई दूसरी लाइन ना खींची जाए। तो इसको अगर खींच दें तो इसके रेस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कि ये वाली लाइन लंबी लाइन है। वैसे देखो हाइट मेजर करने के लिए भी हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ना, समुद्र तल। आप कहीं भी जाते होगे तो वहां पढ़ते होगे समुद्र तल से ऊंचाई 3099 मीटर, समुद्र तल से ऊंचाई 4000 मीटर। तो उसको हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है। वैसे ही इनफाइनाइट को भी हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और उसका पोटेंशियल क्या मानते हैं, 0, और उसके रेस्पेक्ट में फिर किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। वैसा क्यों करते हैं, क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपको मैं समझा दूंगा। अभी फिलहाल इसका बेसिक मेन कॉन्सेप्ट पढ़ो। तो अगर बी पॉइंट को हम इनफाइनाइट पे शिफ्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा वी ए माइनस वी इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू वर्क डन इनफाइनाइट से ए और डिवाइडेड बाई एम नॉट। और इसी वी इनफाइनाइट को मैं क्या कह रहा हूं कि इसका पोटेंशियल क्या मान लिया जाता है, 0। तब ये डेफिनेशन बन जाती है कि भाई ए पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाएंगे मास को धीरे धीरे और डिवाइडेड बाय दैट मास, यानी पर यूनिट मास जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही किसी भी मास की वजह से आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट ए हो तो वहां पे पोटेंशियल ऐसे डिफाइन होता है। तो आज यहीं पे रहने देते हैं। आई होप आपको जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वो समझ में आया होगा और इसकी कैलकुलेशन समझ में आई होगी। तब चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना।